प्रिय छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेकर के। ऐतिहासिक महाकाव्य का अध्ययन आज हम सब लोग करेंगे। और ऐतिहासिक महाकाव्य किन्हें कहा गया है, क्या वो जो अन्य जो महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों से ऐतिहासिक महाकाव्य क्या अलग होते हैं, ऐतिहासिक महाकाव्य के क्या लक्षण होते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एनसीईआरटी से संबद्ध रख रहे हैं, उनकी उस एनसीईआरटी में कक्षा 11 और 12 के लिए एक पुस्तक है संस्कृत साहित्य का विकास या इतिहास करके, उसमें ये सारे विषय दिए हुए हैं। तो उनके लिए तो उपयोगी यही है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 11 और 12 का अध्ययन कर रहे हैं और अन्य प्रदेश से संबद्ध रख रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी यह पाठ अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तथा सभी संस्कृतानुरागी बंधुओं, आज हम लोग ऐतिहासिक महाकाव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में ऐतिहासिक विषयों को लेकर काव्य लिखने की एक प्राचीन परंपरा है। वैदिक ऋषियों की सूची महाभारत एवं पुराण आदि में दी गई है। दी गई वंशावली अथवा वंश वृक्ष ऐतिहासिक दृष्टि से साक्षात प्रमाण है। विभिन्न प्रकार के अभिलेख, शिलालेख, मंदिरों की दीवारों, गुफाओं अथवा ताम्र पत्रों पर अंकित विभिन्न वर्णन आदि भारतीयों के ऐसी ऐतिहासिक चिंतन को अभिव्यक्त करते हैं। रामायण, महाभारत एवं पुराणों की परंपरा का विकास शनै शनै ऐतिहासिक महाकाव्य परंपरा में हुआ। जो रामायण है, जो महाभारत है, जो पुराण है, उस परंपरा का जो विकास हुआ वो धीमे धीमे ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में विकसित होने लगा। राजतरंगिणी इसी प्रकार का एक प्रमुख ग्रंथ है। जो राजतरंगिणी है वह इसी परंपरा के अनुसार एक प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ यह स्पष्ट होना अनिवार्य है कि हमारी इतिहास की कल्पना कुछ भिन्न प्रकार की थी। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीयों के विषय में यह दुष्प्रचार किया कि उनमें ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, किंतु राजतरंगिणी आदि अनेक काव्य ग्रंथ इस आक्षेप का पर्याप्त रूप में निराकरण करते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा में घटनाओं का सामान्यतः निवारण होना चाहिए। निवारण तो लोग देते थे, किंतु उनके साथ तिथियों को अंकित नहीं करते थे। इस अर्थ में ही महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहा गया है। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि इतिहास लिखने वालों का एक अलग वर्ग था। इस इतिहास के अंतर्गत घटनाओं का सच्चा विवरण दिया जाता था। इतिहास के अंतर्गत क्या होता था कि जो घटनाएं होती थी, यथावत जो घटनाएं होती थी, उनका सच्चा विवरण इतिहास के अंतर्गत दिया जाता था। राजशेखर के अनुसार इतिहास दो प्रकार का होता है। तो आचार्य राजशेखर के अनुसार इतिहास कितने प्रकार का होता है? वह दो प्रकार का होता है, परिक्रिया और पुराकल्प। तो परिक्रिया उस इतिहास को कहते हैं जिसका नायक एक व्यक्ति होता है। परिक्रिया किस ऐतिहासिक ग्रंथ को कहते हैं? परिक्रिया उस ऐतिहासिक ग्रंथ को कहते हैं जिस ऐतिहासिक ग्रंथ में जिसका नायक जो होता है वह एक व्यक्ति होता है, अर्थात किसी एक राजा के चित्रण का वर्णन करना परिक्रिया है। अर्थात किसी राजा के चरित्र का जो है वर्णन करना, ये क्या है? परिक्रिया है। ठीक है। इतिहास के दो प्रकार, एक परिक्रिया और एक पुराकल्प। जो परिक्रिया है वह परिक्रिया क्या है? तो कह रहे हैं कि जिसमें नायक जो है एक व्यक्ति हो, अर्थात कोई राजा वगैरह हो, उसके चरित्र का वर्णन यदि उसमें हो रहा है तो वह परिक्रिया ऐतिहासिक ग्रंथ है। रामायण, नवशाह सांग चरित, विक्रमांक देव चरित आदि
इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। जैसे रामायण हो गए, उसमें क्या है, भगवान रामचंद्र राजा के रूप में उसमें दिखाए गए हैं। इसी प्रकार नौशाह संचरित है, विक्रमांक देवचरित आदि भी हैं। दूसरी ओर पुराकल्प वह इतिहास है जिसमें अनेक नायकों का वर्णन होता है। अब जो पुराकल्प ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक महाकाव्य होता है, उसमें अनेक नायकों का वर्णन होता है। जैसे महाभारत हो गया, महाभारत में अनेक नायकों का वर्णन है, उसमें बहुत सारे नायक हैं, उनमें अनेक नायकों का वर्णन है। राजतरंगड़ी कल्हड़ की राजतरंगड़ी में भी अनेक नायकों का वर्णन है। आदि इसी प्रकार के इतिहास ग्रंथ हैं जो इन्हें पुराकल्प कहा जाता है, जिसमें अनेक नायक होते हैं। यदि हम संस्कृत के अभिलेखों का अध्ययन करें तो वहाँ पर्याप्त ऐतिहासिक सूचनाएं काव्य के रूप में मिलेंगी। यहाँ तक कि उनमें तिथियों का भी निर्देश हुआ है। यह सही है कि संसार की क्षणिकता की दार्शनिक भावना से अभिभूत होने के कारण संस्कृत के विद्वानों ने लौकिक व्यक्तियों तथा घटनाओं को बहुत महत्व न देकर रामकृष्ण, शिव आदि देवताओं के विषय में ही महाकाव्य लिखे। फिर भी राजाओं की प्रशस्ति का गान करने वाले कवियों का भी वहाँ अभाव नहीं था। लेकिन आज ऐसी अनेक कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं जिनमें ऐतिहासिक तथ्यों का भंडार था। लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करने वाले महाकाव्यों को यहाँ अधिक सम्मान मिला, जबकि लौकिक पुरुषों से संबद्ध काव्य सम्मान नहीं पा सके। विक्रमांक देवचरित अज्ञात कोने में पड़ा रहा, जबकि नैषधीय चरित टीकाओं से विभूषित होता रहा। एक ही लेखक बाणभट्ट की कादंबरी पंडितों के बीच आदर पाती रही, जबकि उनका हर्षचरित उतना आदर नहीं पा सका। भाई, जो कादंबरी है वह बाणभट्ट की रचना है और हर्षचरित भी बाणभट्ट की रचना है, लेकिन जितना सम्मान कादंबरी को मिला उतना सम्मान हर्षचरित को नहीं मिला। फिर भी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्तियाँ गद्य में या महाकाव्यों के रूप में लिखी। गुप्त काल के अभिलेखों में इन प्रशस्तियों का उत्कर्ष दिखाई देता है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इतिहास पर काव्य का ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि शुद्ध इतिहास को निकालना बहुत कठिन हो गया। प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं, यदि उनकी बात किया जाए तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाएं भी काव्य के रूप में ही मिलती हैं। जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं वो भी काव्य के रूप में ही मिलती हैं। कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा अपने आश्रयदाताओं को अमर कर दिया। बाणभट्ट का जो समय है 630 ईस्वी, बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता हर्षवर्धन, इनके आश्रयदाता बाणभट्ट के आश्रयदाता कौन हुए? हर्षवर्धन हुए। तो अपने आश्रयदाता हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन को आधार बनाकर हर्षचरित नामक गद्य काव्य लिखा। वस्तुतः इस रचना में बाण ने अपना हर्षवर्धन का तथा उसके पूर्वजों का भी काव्यात्मक वर्णन किया। तो आचार्य बाणभट्ट ने हर्षवर्धन में क्या किया? हर्षचरित लिखा। राजा हर्षवर्धन का क्या किया? उसमें चरित्र लिखा, उनका गुणगान गाया। तो यह जो महाकाव्य है, इसमें हर्ष की राज्य प्राप्ति के समय तक की घटनाओं का वर्णन है। वाक्पतिराज ने प्राकृत काव्य गौड़वहो में कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजय का वर्णन किया। इनका जो समय था वो 750 ईस्वी है। कश्मीर के ललितादित्य ने यशोवर्मन को संग्राम में हराया था। इस काव्य में ग्रामीण जीवन के सजीव चित्र मिलते हैं। पद्मगुप्त का नौशाह सांख्यचरित 105 ईस्वी। नौशाह सांख्यचरित एक प्रकार से संस्कृत का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसमें 18 सर्ग हैं। इसमें मालो नरेश सिंधुराज का इतिहास वर्णित है। सिंधुराज भोज के पिता थे। सिंधुराज कौन थे? तो सिंधुराज भोज के पिता थे। इस महाकाव्य में शशिप्रभा के साथ उनके विवाह का वर्णन पद्मगुप्त पहले राजा मुंज के सभा कवि थे। मुंज की मृत्यु के बाद सिंधुराज ने पद्मगुप्त का
आदर किया। पद्मगुप्त पर कालिदास की रसमयी पद्धति का बहुत प्रभाव है, इसीलिए उन्हें परिमल कालिदास भी कहा जाता है। परिमल कालिदास है ना, इसीलिए परिमल कालिदास कहा जाता है। विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित किनकी कृति है? बिल्हड़ की है। इस महाकाव्य के लेखक बिल्हड़ कश्मीरी कवि थे। तो विक्रमांक देवचरित यह महाकाव्य है जो ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस ऐतिहासिक महाकाव्य के लेखक बिल्हड़ कश्मीरी कवि थे तथा शिक्षित होने के बाद भ्रमण हेतु कश्मीर छोड़कर निकल पड़े। मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, काशी इत्यादि स्थानों से होते हुए वे अंत में कल्याण के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की राजसभा में पहुँचे। बिल्हड़ का वहाँ बहुत सम्मान हुआ। अपने संरक्षक की प्रशंसा में बिल्हड़ ने वहीं 18 सर्गों का महाकाव्य विक्रमांक देवचरित लिखा। इसका रचनाकाल 1088 ईस्वी है। मूलतः यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। विक्रमांक देवचरित कैसा है? बिल्हड़ के द्वारा रचा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों का वर्णन करते हुए उन्होंने इसमें प्रथम 7 सर्गों में ऐतिहासिक तथ्य दिए। इसमें 8वें सर्ग से 17वें सर्ग तक विक्रमादित्य का काव्यात्मक वर्णन है। इसमें मुख्यतः नायक और नायिका का प्रणय वर्णित है। विवाह, जलक क्रीड़ा, मृगया आदि के वर्णन में बिल्हड़ ने कई सर्ग केवल महाकाव्य धर्म का निर्वाह करने के लिए लगाए हैं। बिल्हड़ इतिहासकार के रूप में निष्पक्ष नहीं हैं, क्योंकि वे राष्ट्रकूटों पर तैलप की विजय का तो वर्णन करते हैं, किंतु मालव नरेश द्वारा उसकी पराजय नहीं करते हैं। बिल्हड़ इस महाकाव्य के 2 सर्गों में अपने संरक्षक के पारिवारिक कलह का भी वर्णन करते हैं। अंतिम सर्ग में उन्होंने अपने कुटुंब का वर्णन करते हुए अपनी भारत यात्रा का भी वृत्तांत लिखा है। काव्य की दृष्टि से विक्रमांक देवचरित बहुत सफल है। उसमें प्रवाह, रोचकता और सरलता सभी गुण हैं। यह प्रसादपूर्ण वैदर्भी शैली में लिखा गया है। भाषा सरल और स्पष्ट है। लंबे समासों का प्रयोग इसमें नहीं मिलता। कालिदास की काव्य शैली बिल्हड़ पर छाई हुई है। बिल्हड़ ने चौर पंचाशिका नामक गीत काव्य भी लिखा है। बिल्हड़ ने एक ग्रंथ और लिखा है चौर पंचाशिका, जो कि क्या है? गीत काव्य है। अपनी जन्मभूमि कश्मीर पर कवि को बहुत गर्व है। वे कहते हैं कि केसर तथा कविता कश्मीर को छोड़कर अन्यत्र नहीं होती है, ऐसा बिल्हड़ कह रहे हैं। कस्तूरी की गंध से युक्त पश्मीने का चादर तथा वितस्ता में चलने वाली नौकाएं कश्मीर के स्वर्ग बना देती हैं। बिल्हड़ में कवित्व शक्ति एवं पांडित्य के साथ साथ ऐतिहासिक चेतना भी है। राजतरंगड़ी किनकी कृति है? तो राजतरंगड़ी कल्हड़ की कृति है। कल्हड़, तो आइए कल्हड़ की कृति राजतरंगड़ी को भी देख लिया जाए। यह भी ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो राजतरंगड़ी निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिस पर काव्य का रंग बहुत गहरा है। कल्हड़ और उनके इस ग्रंथ पर संस्कृत साहित्य को गर्व है। कल्हड़ के पिता चंपक कश्मीर के राजा हर्ष के सच्चे अनुयायी थे। कल्हड़ के जो पिता चंपक थे वो कश्मीर के राजा हर्ष के सच्चे अनुयायी थे। हर्ष की हत्या हो जाने पर चंपक ने राजनीति से संन्यास ले लिया और चंपक अर्थात जो कल्हड़ के पिता थे, और इसलिए कल्हड़ भी राजनीति से वंचित रह गए। हर्ष के संगीत शिक्षक कल्हड़ के चाचा कनक थे। कल्हड़ के चाचा जो थे कनक, वो संगीत के शिक्षक थे। कहाँ? हर्ष के यहाँ। तो राजा उनसे पूर्णतः प्रभावित थे। उन्हीं के कारण परिहासपुर में बुद्ध प्रतिमा को बचाया जा सका था। कल्हड़ शिव के भक्त होते हुए भी
बौद्ध मत के प्रशंसक थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने राजतरंगिणी की रचना में कश्मीर के समस्त ऐतिहासिक साधनों का प्रयोग किया था। उन्होंने इस काव्य का 1148 ईस्वी में लिखना आरंभ किया। किन्होंने? कल्हड़ ने। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी को लिखना कब आरंभ किया? 1148 ईस्वी में लिखना आरंभ किया। आरंभ करके 3 वर्षों में पूरा किया, अर्थात 48 में प्रारंभ किया और 48, 49, 50 इस प्रकार 1150 ईस्वी में उसका समापन किया। कल्हड़ कहते हैं कि उन्होंने प्राचीन राजाओं के कथा प्रसंग, नीलमत पुराण, विभिन्न शिलालेख, प्रशस्ति पत्र, प्राचीन मुद्रा आदि का उपयोग करके इस इतिहास ग्रंथ को प्रामाणिक बनाया है। उन्होंने देवालयों, प्राचीन भवनों, स्मारकों और शासन पत्रों पर भी अवलोकन किया था। राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। राजतरंगिणी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वह तरंगों में विभक्त है। तो इसमें तरंग कितने हैं? तो 8 तरंग हैं। इसमें 8वां तरंग ग्रंथ का प्रायः अर्ध भाग है। इसका जो 8वां तरंग है वह ग्रंथ का लगभग 8वां मतलब प्रायः ग्रंथ का प्रायः अर्ध भाग है। इसमें समकालिक तथा निकट अतीत का इतिहास है, अर्थात काफ़ी बड़ा है वह 8वां जो तरंग है। कवि के साक्षात अनुभव पर आश्रित होने के कारण इस तरंग की बातें विशेषतः प्रामाणिक हैं। आरंभिक तरंगों में पुराणों का आधार लिया गया है, इसलिए कल्पना का समावेश वहाँ अधिक है। जैसे जैसे कवि सुदूर अतीत से निकट अतीत की ओर अग्रसर होता गया, वैसे वैसे उनके वर्णनों में प्रामाणिकता बढ़ती गई। राजतरंगिणी का आरंभ किसी गोनंद नामक राजा के वर्णन से होता है। जो राजतरंगिणी का आरंभ किससे होता है? गोनंद नामक राजा से होता है, किंतु प्रथम 3 तरंगों में काल या तिथि का उल्लेख नहीं है। परंतु जो 3 तरंग हैं उसमें क्या है कि तिथि का और काल का उल्लेख नहीं दिया गया है। इसमें पहली तिथि 813 ईस्वी के आसपास है और यहाँ से आरंभ करके 1150 ईस्वी तक की घटनाओं का प्रामाणिक, पूर्ण और वैज्ञानिक रीति से वर्णन किया गया है। नैतिकता का प्रचार करना कल्हड़ का मुख्य उद्देश्य लगता है, इसलिए कई राजाओं ने मंत्रियों के अनैतिक कार्यों का वर्णन उन्होंने खुलकर किया है। कल्हड़ ने कश्मीर में धार्मिक सहिष्णुता दिखाई है, किंतु कुछ राजाओं के धर्म विरोध कार्यों का भी उन्होंने प्रकाशित किया है। कल्हड़ के इतिहास पर भारतीय जीवन दर्शन, युग विभाजन, कर्म सिद्धांत, भाग्यवाद, तंत्र मंत्र आदि का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने कश्मीरी नागरिकों की कटु आलोचना की है। लोभी पुरोहितों, अनुशासनहीन सैनिकों तथा दुष्ट कर्मचारियों की इन्होंने घोर निंदा की है। रानी दिद्दा की महत्वाकांक्षा का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। कौन रानी? रानी दिद्दा की महत्वाकांक्षा का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया हुआ है। राजतरंगिणी एक सच्चे इतिहासकार द्वारा काव्यात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अलंकारों का प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप में इसमें किया गया है। प्रायः पूरा ग्रंथ अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। कहीं कहीं छंद बदले गए हैं। कल्हड़ मूलतः अपने को कवि बतलाते हैं। कुल मिलाकर यह महाकाव्य संस्कृत का गौरव ग्रंथ है। अन्य ऐतिहासिक महाकाव्यों की अगर बात करें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का कार्य विभिन्न कालों में क्या हुआ कि जहाँ तक कल्हड़ ने लिखा और उस ऐतिहासिक महाकाव्य राजतरंगिणी को लिखने के बाद उनके एक शिष्य हुए जोनराज। उनका क्या नाम था? जोनराज। तो जोनराज जिनका समय 1450 ईस्वी माना जाता है, तो जोनराज ने इस राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। तो या तो राजतरंगिणी द्वितीय हो गई, ठीक है। प्रथम तो मान लीजिए राजतरंगिणी हो गई,
जोन राज की जो तरंगड़ी जिन्होंने आगे बढ़ाया, राज तरंगड़ी द्वितीय हो गई, है ना। और फिर उसके बाद श्रीवर, तो जोन राज और श्रीवर इन दो का नाम आता है, तथा सुक, सुक का भी नाम आता है। जोन राज, श्रीवर और सुक ने इस राज तरंगड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें और इतिहास के प्रमाणों को जोड़ा और इसका लेखन, राज तरंगड़ी का लेखन किया। फलतः अपने अपने समय तक का इतिहास इन कवियों ने प्रस्तुत किया। अकबर को राज तरंगड़ी से बड़ा प्रेम था। अकबर को क्या था? राज तरंगड़ी से बड़ा प्रेम था, इसलिए इसका अनुवाद उसने फारसी में कराया था। अकबर ने राज तरंगड़ी ऐतिहासिक महाकाव्य का जो अनुवाद करवाया हुआ था वह किस भाषा में करवाया था? फारसी में करवाया था। फारसी में इसके 3 अनुवाद मिलते हैं। संस्कृत में ऐतिहासिक काव्य परंपरा आगे भी चली। जल्हड़ ने सोमपाल विलास में सुसल द्वार विजित राजपुरी के राजा का विवरण लिखा। जो जल्हड़ कवि हुए, कल्हड़ हुए तो वो तो राज तरंगड़ी लिखे, और जो जल्हड़ हुए, जल्हड़ ने सोमपाल विलास में सुसल द्वारा विजित राजपुरी के राजा का विवरण लिखा। हेमचंद्र ने अनहिलवाड़ के चालुक्य नरेश कुमारपाल से संबद्ध कुमारपाल चरित लिखा। ये ऐतिहासिक ग्रंथ ही हैं। इसमें जैन मत की महिमा का वर्णन अधिक तथा इतिहास कम है। 13वीं शताब्दी के कवि सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी नामक महाकाव्य में गुजरात के राजा वस्तुपाल का वर्णन किया है। राजा बीसल देव के सभा पंडित अरिसिंह ने 11 सर्गों में सुकृत संकीर्तन नामक महाकाव्य लिखा। इसमें वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों का वर्णन है। इस प्रकार अलग अलग लेखक हुए और वो अलग अलग ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे। विजयनगर के राज परिवार की वधू गंगा देवी, विजयनगर के जो राज परिवार था उनकी जो बहू थी उनका नाम था गंगा देवी। गंगा देवी ने 1371 ईस्वी के आसपास अपने पति कंपड़, उनके पति का क्या नाम था? कंपड़ की दक्षिण विजय पर आश्रित 8 सर्गों का महाकाव्य मधुरा विजय लिखा। तो गंगा देवी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? मधुरा विजय लिखा। और नयचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य, नयचंद्र सूरी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? हम्मीर महाकाव्य लिखा, जो 14 सर्गों में लिखा गया है। और यह ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें रणथंभौर के चौहान नरेश हम्मीर का वर्णन किया गया है। जयानक ने पृथ्वी राज विजय महाकाव्य लिखा। तो जयानक ने कौन सा महाकाव्य लिखा? पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा, और जिनका समय था 1151 से 93। ठीक है, जो अपूर्ण रूप में केवल 12 सर्गों में प्राप्त होता है। पूरा सर्ग प्राप्त, पूरी पुस्तक नहीं प्राप्त होती है, अपूर्ण रूप से 12 सर्ग तक ही प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में डॉक्टर काशीनाथ मिश्र ने राज तरंगड़ी के ढांचे पर मिथिला के मिथिला के कर्णाट वंशीय राजाओं का वर्णन करते हुए 8 तरंगों में कर्णात राज तरंगिणी लिखी। किन्होंने लिखा? तो काशीनाथ मिश्र ने कर्णाट राज तरंगिणी नामक पुस्तक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे। इस प्रकार कवियों ने किसी राजा या उनके कार्यों से प्रसन्न होकर ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे हैं। शिवराज्योदय, छात्रपति चरित और गांधी चरित, विवेकानंद चरित, गुरु गोविंद सिंह चरित आदि 20वीं शताब्दी में लिखे गए ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। ध्यातव्य यदि बिंदुओं की बात किया जाए तो इसमें ऐतिहासिक महाकाव्य भारतीय ऐतिहासिक विषयों को लेकर लिखे गए काव्य जो होते हैं उन्हें ऐतिहासिक महाकाव्य कहते हैं। राजशेखर के अनुसार इतिहास के 2 भेद होते हैं, एक परिक्रिया और एक पुराकल्प। परिक्रिया एक नायक के वर्णन वाला इतिहास, यथा रामायण, नौशाह सांगचरित, विक्रमांक देवचरित आदि हैं। और पुराकल्प क्या होते हैं? तो अनेक नायकों का वर्णन जिसमें होता है वो पुराकल्पात्मक ऐतिहासिक महाकाव्य होते हैं, जैसे महाभारत और राजतरंगिणी। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं और इसमें राजा हर्षवर्धन का वर्णन किया गया है। गौड़वो प्राकृत काव्य है, गौड़वहो को प्राकृत काव्य भी कहा जाता है और इसके लेखक वाक्पतिराज हैं।
इसमें जो कन्नौज के यशोवर्मन की विजय यात्रा का वर्णन है, विजय का वर्णन किया गया है। नवशाह सांग चरित पद्मगुप्त की कृति है और इसमें मालव नरेश सिंधुराज का इतिहास वर्णित किया गया है। विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की कृति है जिसमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य जो षष्ठ विक्रमादित्य हैं उनकी प्रशंसा का वर्णन इसमें किया गया है और यह विक्रमांक देवचरित 18 सर्गों पर रचित है। राज तरंगड़ी कल्हड़ की कृति है और यह कल्हड़ कश्मीरी कवि हैं। प्राचीन गोनंद राजा से लेकर 1150 ईस्वी तक के राजाओं से संबंधित घटनाओं का वर्णन इसमें वर्णित है और यह इसमें 8 तरंग हैं। प्रायः यदि छंद की बात किया जाए तो इसमें अनुष्टुप छंद प्राप्त होता है। कुमारपाल चरित की अगर बात किया जाए तो उसके लेखक हेमचंद्र हैं जिनका समय 1088 से 1172 ईस्वी माना जाता है। अगर कुमारपाल चरित में किस विषय का वर्णन है इसकी बात किया जाए तो अनहिलवाड़ के चालुक्य नरेश कुमारपाल चरित का वर्णन इसमें बतलाया गया है। कीर्ति कौमुदी नामक पुस्तक के लेखक सोमेश्वर हैं और जिसमें विषय है गुजरात के राजा वस्तुपाल का वर्णन इसमें किया गया है और इनका जो समय रहा है वह 13वीं शताब्दी रहा है। सुकृत संकीर्तन के लेखक राजा विसल देव के सभा पंडित अरिसिंह हैं और इन्होंने इस पुस्तक में सुकृत संकीर्तन नामक पुस्तक में वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया गया है और यह 11 सर्गों में उपलब्ध है। मधुरा विजय की अगर बात करें तो इसकी लेखिका कौन है? विजयनगर की राज परिवार की वधू गंगा देवी हैं। कौन? मधुरा विजय की लेखक मधुरा विजय नामक महाकाव्य ऐतिहासिक महाकाव्य की लेखक कौन है? गंगा देवी। और इसमें किस विषय का वर्णन है तो कंपड़ की दक्षिण विजय का वर्णन है और जो समय इनका माना जाता है 1371 ईस्वी के आसपास माना जाता है और 8 सर्गों में यह महाकाव्य प्राप्त होता है। हम्मीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसमें रणथंभौर के चौहान नरेश हम्मीर का वर्णन है और यह 14 सर्गों में विभक्त है। पृथ्वीराज विजय यह जयानक के द्वारा लिखा जयानक की कृति है और जो इसका समय है इनका जो समय है 1191 से 93 ईस्वी माना गया है और इसमें सर्ग अपूर्ण रूप से केवल 12 सर्ग ही प्राप्त होते हैं, पूरी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। कर्णाट राज तरंगिणी है ना। कर्णाट राज तरंगिणी के लेखक डॉक्टर काशीनाथ मिश्र हैं और ये आधुनिक काल के कवि हैं, लेखक हैं। अच्छा, किस विषय पर लिखे हैं तो राज तरंगिणी के ढांचे पर ही मिथिला के कर्णाट वंशीय राजाओं का ये वर्णन लिखते हैं और इसमें भी 8 ही तरंग हैं। जिस प्रकार राज तरंगिणी में 8 तरंग है उसी प्रकार इसमें भी क्या है 8 तरंग हैं। इसके आगे इसमें कुछ नहीं है। प्रिय दर्शकों, प्रिय छात्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ ज्ञान की वृद्धि मिली हो, निश्चित आप इससे जो नोट्स बन सके उस नोट्स को बनाकर 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अच्छा प्रतिभाग ले सकेंगे, ऐसी मेरी कामना है और इसी कामना के साथ इस अध्याय का समापन होता है। प्रिय छात्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल भद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर भी करें तथा यदि इंडिविजुअली रूप से अध्ययन प्राप्त करना हो तो कक्षा 9, 10, 11, 12 या उससे 8, 9, 10, 11, 12 के अभ्यर्थी वो किसी भी बोर्ड से संबंध रख रहे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाएं और मुझसे संपर्क करें। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।